नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए देखते हैं गणित पेडागोजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला सीटेट एग्जाम के लिए। आइए पहला, प्राथमिक स्तर पर गणित की आकृतियां कौन कौन सी हैं? तो प्रतिरूप या पैटर्न है, समिति है, चौपड़ या टाइलिंग है। चौपड़ कहें या टाइलिंग कहें, प्रतिरूप कहें या पैटर्न। अब प्राथमिक स्तर पर जो गणित की आकृतियां हैं, इनसे क्या होता है? तो इनसे बच्चे की रचनात्मकता और सृजनात्मकता बढ़ती है। तो ये था गणित की आकृतियां। अगला है, गणितीय अवधारणा का विकास अनुक्रम क्या है? यानी गणित की जो कॉन्सेप्ट है उसके विकास का अनुक्रम क्या है? तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे? अनुभव प्रदान करना। अगला है, फिर भाषा के माध्यम से उसको समझाएंगे, फिर चित्र बनाना सिखाएंगे, फिर प्रतीकात्मक प्रतिनिधि चित्रों का प्रयोग करेंगे। तो अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझाना, चित्र बनाना और प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करना। आइए अगला देखते हैं। अगला है तीसरा क्वेश्चन, गणित गणित क्या है? तो गणित हर कोई सीख सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। गणित की प्रकृति तार्किक होती है। गणित को जीवन से जोड़ते हुए पढ़ाना चाहिए जो वास्तविक जीवन में काम आए। गणित एक अमूर्त विज्ञान है। तो गणित क्या है? एक अमूर्त विज्ञान है। गणित संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। तो गणित क्या करता है? संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। गणितीय क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि गणितीय भाषा का क्रम क्या है? तो गणितीय भाषा का क्रम जो है वो है, पहले रोजमर्रा की भाषा, यानी कि जो बच्चे की रोजमर्रा की भाषा है उसमें उसको सिखाया जाए। अगली है गणितीय समस्या समाधान की भाषा, फिर है गणितीयकरण स्थिति की भाषा, फिर है प्रतीकात्मक भाषा। ये भी आपको क्रम याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 253 को 2053 लिखता है। तो क्या बच्चे के अंदर कौन सी कमी है? तो बच्चे के अंदर जो कमी है वो स्थानीय मान की समझ का अभाव है। और फिर बच्चे को कैसे हम समझाएं? तो मूर्त पदार्थ से बच्चे को समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, गणितीय विचार का क्रम क्या है? गणितीय विचार का क्रम 1/2 या 1/4 की संकल्पना को समझाना है। तो कैसे? पहले मूर्त या ठोस वस्तुएं लेंगे, उसके बाद चित्र और उस चित्र का संकेत दिखाएंगे। तो मूर्त या ठोस वस्तुएं, फिर चित्र, फिर संकेत। तो यह था गणितीय विचार का क्रम। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 7। सातवां क्वेश्चन है बेन हिले से संबंधित। ज्यामितीय चिंतन के बारे में बताया था बेन हिले साहब ने। इसके बारे में ज्यामितीय चिंतन के बारे में बताया था। ज्यामितीय समझ के प्रकार, तो ज्यामितीय समझ के प्रकार पहला है मानसिक चित्रण और इसे कहते हैं चाक्षुषीकरण। दूसरा है विश्लेषण। अगर स्तर की बात की जाए तो पहला स्तर है, और मानसिक चित्रण जो है वो स्तर 0 स्तर है। अनौपचारिक निगमन की बात की जाए तो स्तर दूसरा हो जाएगा। औपचारिक निगमन का जो प्रकार है इसका स्तर हो जाएगा तीसरा, और दृढ़ता की बात करें तो स्तर हो जाएगा चौथा। तो इस प्रकार से जो ज्यामितीय समझ के जो प्रकार बताए थे वो प्रकार कितने हैं? तो 5 हैं। अगर स्तर की बात पूछे तो 4 हैं, क्योंकि पहला जो स्तर है मानसिक चित्रण का जो प्रकार है उसका स्तर 0 लिया है। क्या लिया है? 0। आइए एक एक को डिटेल से समझते हैं। पहला है मानसिक चित्रण, 0 स्तर यानी कि 0 लेवल। इसमें क्या होता है? आकृतियों के बारे में सोचना। बच्चा इसमें आकृतियों के बारे में सोचता है, जो आकृतियां होती हैं उनके बारे में सोचने लगता है, वर्गीकरण करने लगता है, देखकर पहचानने लगता है। 0 स्तर पर बच्चा जब होता है, वर्ग, आयत, त्रिभुज, गोला के समूह में आकृति पहचानने लगता है। दूसरा है विश्लेषण। स्तर की बात करें तो पहला स्तर है आकृतियों के गुण समझने लगता है। यह आकृतियों में कौन कौन सी गुण है, गुणों के बारे में बच्चा समझने लगता है। आकृति कोणों में संबंध बताने लगता है बच्चा, आकृति और कोणों में संबंध बताने लगता है। स्तर कौन सा? पहला स्तर। अगर पूछे आपसे प्रकार तो विश्लेषण प्रकार। अगला है तीसरा प्रकार, तीसरा है अनौपचारिक निगमन। स्तर की बात पूछे तो दूसरा स्तर है आकृतियों के बीच संबंध बताने लगता है बच्चा, आकृतियों के बीच संबंध, भुजाओं, ऊंचाई और चौड़ाई और लंबाई, इनका भी बच्चे को ज्ञान हो जाता है। आइए अगला देखते हैं। चौथा प्रकार है औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन स्तर की अगर बात की जाए तो स्तर इनका जो है वो तीसरा स्तर, आकृतियों के बीच संबंध बताने लगता है और उनको सिद्ध करने लगता है इस अवस्था के अंदर। अगला है निर्णय प्रमेय सिद्ध करने लगता है बच्चा औपचारिक निगमन के अंदर।
अगला है पांचवा, पांचवा प्रकार है दृढ़ता, दृढ़ता। और स्तर की बात करें तो चौथा स्तर है, बच्चा इसमें क्या कौन से स्तर तक पहुंच जाता है, क्या करने लगता है, तो बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, बिना देखे चित्रों को बना लेता है। तो ये था बेन हिले से संबंधित एक प्रश्न, सीटेट के एग्जाम में अवश्य पूछेगा बेन हिले से। आइए अगला क्वेश्चन है, आकृतियों की बात करें तो 2D आकृति, 2D आकृति कौन सी होती है, जैसे आयत है, वर्ग है, आयत है, वर्ग है, 2D आकृतियां कहलाती हैं। इनकी दो भुजाएं हों, क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप होता है। 2D आकृतियों में क्या होता है, क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप होता है, लेकिन आयतन नहीं होता, आयतन नहीं होता है। लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, घन घनाभ, घन घनाभ कैसी हैं, तो ये 3D आकृतियां हैं। घन घनाभ कैसी हैं, 3D आकृतियां, यानी कि जिसकी तीन विमाएं हों, तीन भुजाएं हों, तीन विमाएं हों। आयतन होता है, इसमें आयतन होता है 3D वालियों में, जैसे लंबाई हो, चौड़ाई है, ऊंचाई, इनमें होता है। अब अगर हम बात करें 3D आकृतियों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे नमूने, कठपुतली, मॉडल या बोतल, तो ये कैसे हैं, 3D आकृतियों के उदाहरण हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 10, गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। तो गणित में अगर प्रश्न को हल करेंगे तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम तो सर्वप्रथम विवेचन करेंगे, फिर उस चर का प्रयोग करेंगे जो चर राशि है, फिर उसका प्रतिरूप दिखाएंगे, यानी प्रतिरूप देखना। तो विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राथमिक स्तर पर लंबाई मापना। प्राथमिक स्तर पर आपको लंबाई मापना है तो क्या करेंगे, तुलना करना, तुलना करेंगे पहले, फिर अप्रमाणिक माप मापेंगे, अप्रमाणिक माप, उसके बाद प्रमाणिक माप, फिर उसके बाद प्रमाणिक इकाई। तो ये आपको क्रम भी याद रखना है, तुलना करना, अप्रमाणिक माप, अप्रमाणिक माप, अप्रमाणिक इकाई। भार के संरक्षण की समझ, यानी कि भार के संरक्षण की समझ पहले आती है, आयतन के समझ की आयतन संरक्षण की समझ बाद में आती है। यानी कि भार का जो संरक्षण है उसकी समझ बच्चे को पहले आ जाती है और आयतन की समझ बच्चे को बाद में आती है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 12, गणितीय संक्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो गणितीय 4 संक्रियाएं हैं, जोड़, व्यवकलन, व्यवकलन को कहते हैं घटाना, और गुणा और भाग, ये है गणितीय संक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, वास्तविक जिंदगी में गणित का संबंध किससे है। तो वास्तविक जिंदगी में गणित का जो संबंध है वो है क्षेत्रीय भ्रमण करना, सर्वेक्षण करना और परियोजना करना। तो क्षेत्रीय भ्रमण करना, परियोजना, सर्वेक्षण और परियोजना। आइए क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, यदि आपको पेडागोजी से संबंधित जो गणित के प्रश्न है आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी देते चलें। आइए क्वेश्चन नंबर 14 और 14वां क्वेश्चन कहता है, खुला अंत या मुक्त अंत या अपसारी प्रश्न कौन से होते हैं। खुला अंत वाला प्रश्न, मुक्त अंत वाला प्रश्न या अपसारी प्रश्न कहते हैं। जिसके एक से अधिक उत्तर हों उसे कहते हैं खुला अंत वाला प्रश्न। कोई ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 10 हो। अब कोई ऐसी दो संख्या जिनका योग 10 हो, तो ऐसी तो बहुत सी संख्या हो सकती हैं। जैसे हम बात करें 1 + 9 है, 2 + 8 है, 3 + 7 है, तो ये क्या बहुत सी संख्या हैं। तो जिनके ज्यादा उत्तर हो उन्हें कहते हैं खुला अंत वाला प्रश्न, मुक्त अंत वाला प्रश्न या अपसारी प्रश्न। 2.7 से बड़ी 4 संख्याएं कोई सी हों। अब 2.7 से यदि आप बड़ी संख्या लिखेंगे तो कोई सी लिख सकते हैं, बहुत सी 4 संख्याएं लिख सकते हैं। कोई ऐसी संख्या जिनका गुणनफल 60 हो, तो ऐसी संख्या जिनका गुणनफल क्या हो, 60 हो। अब हम बात करें गुणनफल की तो 12 और 12 पंजे होती हैं 60, और 10 गुणा 6 कितने होती हैं, 60 होती हैं। तो ऐसी बहुत सी संख्या हैं जिनके उत्तर क्या हो, ज्यादा हो, उन्हें कहते हैं खुला अंत वाला या मुक्त अंत वाला प्रश्न या अपसारी प्रश्न। अगला है, कोई ऐसी संख्या जिनका गुणनफल 72 हो, तो 72 पे भी कई होंगे। 8 गुणा 9 है, 9 गुणा 8 है। तो ऐसी संख्याएं जिनके उत्तर एक से ज्यादा हो उन्हें कहते हैं खुला अंत वाला या मुक्त अंत वाला या अपसारी प्रश्न कहते हैं। कोई संख्या जिनका जोड़ 22 हो। अब ऐसी संख्या जिनका जोड़ 22 हो तो बहुत सी संख्या हो जाएंगी, 20 + 2 है, 11 + 11 है, 10 + 12 है, तो ऐसी बहुत सी संख्या हैं। कोई दो संख्या बताओ जिनको घटाने पर 4 प्राप्त हो, तो ऐसी बहुत सी संख्या जिसको घटाने पर 4 प्राप्त हो। इसी संख्या से आप घटा सकते हैं जिसमें 4 आ जाए, 4 बच जाए। तो ऐसे प्रश्नों को कहते हैं भाई खुला अंत वाला या मुक्त अंत वाला या अपसारी प्रश्न कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, बद अंत वाला या अवसारी प्रश्न। बद अंत वाला या अवसारी प्रश्न,
जिनका उत्तर सीमित हो, जिनका उत्तर 1 हो। जैसे 17 गुणा 2 बराबर क्या होता है? 34 हो जाएगा भैया। तो इसका एक ही उत्तर आएगा, 34 ही हो, कहीं पे चले जाएं। 15 प्लस 4 बराबर क्या होगा? 19 होगा भैया। तो इसका एक ही उत्तर आएगा, जिसका एक ही उत्तर हो उसे कहते हैं बद अंत वाला या अपसारी प्रश्न कहते हैं। 15 की 3 से गुणा करने पर भाई 45 आएगा भैया। तो ये भी बदंत वाला प्रश्न है। 1/2 या 5/7 में कौन बड़ा है? तो इनमें से एक ही तो कोई बड़ा होगा, तो इसका भी एक ही उत्तर आएगा। तो ऐसे प्रश्न जिनके एक से ज्यादा उत्तर आए तो उसे कहते हैं खुला अंत वाला या अपसारी प्रश्न कहते हैं, और जिनके उत्तर केवल सीमित हो, एक ही हो, तो उसे कहते हैं बदंत वाला या अपसारी प्रश्न कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, 16वां क्वेश्चन है, दशमलव वाली दो संख्याओं का गुणन संकल्पना 0.3 गुणा 0.2 गुणा बराबर है 0.06। तो इसे आप किस पर दर्शाएंगे? तो इसे हम दर्शाएंगे भाई ग्राफ पेपर पर। किस पर? ग्राफ पेपर के माध्यम से। 1/2 क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 1/10 और 1/100 से बड़ा है और 1/4 से 1/3 छोटा है। तो इसे किस पर समझाएंगे? यदि 1/10 1/100 से बड़ा है तो इसे हम संख्या चार्ट पर प्रदर्शित करेंगे। किस पर? संख्या चार्ट पर। और 1/4 से 1/3 छोटा है तो इसे कागज की पट्टियों पर प्रदर्शित करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, जियो बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, जियो बोर्ड। ये एक वर्गाकार बोर्ड होता है, इसमें कीलें लगी हुई होती हैं। इसमें क्या लगी होती है? कीलें लगी होती हैं। इससे क्या होता है बच्चे के अंदर? क्यों जियो बोर्ड का मतलब है? तो इससे ज्यामितीय माप तथा संख्यात्मक अवधारणा समझाते हैं। यानी कि ज्यामितीय जितने भी माप हैं तो उससे क्या करते हैं? संख्यात्मक मान उनके समझाते हैं। जैसे इसमें कीलें लगी हुई होती हैं इस टाइप से, तो एक रबड़ होती है और इस रबड़ से इन कीलों को मिला दिया जाता है तो यहाँ पर त्रिभुज बन जाएगा, यानी कि त्रिभुज बन जाएगा और वर्ग भी बन जाएगा और आयत भी बन जाएगा। तो ये था जियो बोर्ड। जियो बोर्ड क्यों उपयोगी है? तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयोगी है, क्योंकि बिना देखे ही आप कीलों को पकड़ पकड़ कर उस रबड़ को लगा सकते हैं। तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयोगी है भाई जियो बोर्ड। ज्यामितीय आकृतियों की विशेषता है, सरल आकृति, लंब किनारों का परिचय दिया जाता है जियो बोर्ड के माध्यम से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वां क्वेश्चन है, 10 ग्राम। 10 ग्राम क्या है? तो 10 ग्राम एक चीनी पहेली है। 10 ग्राम क्या है? एक चीनी पहेली है जिसमें विभिन्न आकृतियां होती हैं। 7 अलग अलग टुकड़े होते हैं किसमें? 10 ग्राम में। 2 बड़े त्रिभुज होते हैं, एक मध्यम त्रिभुज होता है, 2 छोटे त्रिभुज होते हैं, एक वर्ग होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो यह था 10 ग्राम। 10 ग्राम से होता क्या है? तो 10 ग्राम से बच्चे की स्थानिक समझ में सहायता करता है। कौन? 10 ग्राम। क्यों? क्योंकि कौन से स्थान पर, जैसे पुज्जल जो होती है, कौन से स्थान पर किस चीज को लगाया जाए, तो ये होता है 10 ग्राम। ज्यामितीय आकृतियों को पढ़ाने के लिए उपयोगी है 10 ग्राम। तार्किक तार्किक जो कौशल तार्किक कौशल विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है 10 ग्राम का भाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है गणित क्लब। क्वेश्चन नंबर 20 में गणित क्लब क्या है? तो इसमें छात्र गणित आनंद पूर्वक करते हैं। छात्र छोटी बड़ी समस्या सुलझा लेते हैं किसमें भाई? गणित क्लब के अंदर। गणित अध्ययन, अन्वेषण और में रुचि रखता है गणित क्लब। आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21वां है, अबेकस या टेलर का गिनतारा क्यों उपयोगी है? तो टेलर का गिनतारा या अबेकस किसे कहते हैं? तो ये लकड़ी या प्लास्टिक का फ्रेम होता है जिसमें छड़ें लगी होती हैं। जिसमें क्या होती हैं? छड़ें लगी हुई होती हैं और छड़ों पर घूमने वाले मोती होती हैं। छड़ों पर क्या होते हैं? घूमने वाले मोती होते हैं। उनसे होता क्या है? स्थानीय मान, जोड़, घटा, गुणा, भाग, भिन्न को समझना आसान होता है टेलर या अबेकस के माध्यम से। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयोगी है कौन सा? अबेकस या टेलर का गिनतारा। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किक, जीनेर, रॉड या छड़ क्या होती हैं? तो ये विभिन्न रंगों की 10 आयताकार रॉड होती हैं। योग, घटाव, गुणा, भाग, गणना, ज्यामितीय माप समझाने में क्या करती हैं? ये मदद करती हैं। भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए भी क्या करती हैं? ये मदद करती हैं। गणितीय खेल या पहेलियां क्या होती हैं? तो गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करना गणित की पहेलियां या गणितीय खेल होता है। प्रतिदिन के विचारों में संबंध बताना गणित की पहेलियां होती हैं। गणित को आनंददायक बनाने में क्या होती है? गणित की पहेलियां आनंददायक बनाती हैं गणित को। समस्या समाधान के कौशलों को विकसित करने में गणित की पहेलियां मदद करती हैं। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिचित्रण या इसी को कहते हैं मैपिंग। क्या कहते हैं भैया? इसको मैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मैपिंग। तो गणितीय पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। प्रतिचित्रण या मैपिंग गणितीय पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। अगला है स्थानिक चित्रण को बढ़ाता है।
आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है प्रतिचित्रण। इसका गणित के कई विषयों में समाकलन किया जा सकता है। तो इसका गणित के जो कई विषय हैं उनमें भी इसका समाकलन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है 25। अधिगम और आकलन के चक्र का क्रम बताना है आपको। तो ये भी आपको क्रम इसका याद रखना है। पहला क्रम है आकलन की योजना बनाना, दूसरा कहता है एकीकृत आकलन करना, तीसरा कहता है प्रगति रिपोर्ट, चौथा कहता है प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग। 26वां क्वेश्चन है निदानात्मक परीक्षण। तो निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? रिक्तियों को जानना या कमियों को पहचानना कि किस बच्चे के अंदर कौन सी कमी है, उसको जानना क्या कहलाता है? निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। आइए अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन है उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है? तो बच्चों की जो कमियां थी उनको जानना क्या कहलाता है? निदानात्मक परीक्षण। और उन कमियों को दूर करना क्या कहलाता है? उपचारात्मक परीक्षण कहलाता है। कमियों को ठीक करना या दूर करना। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है एक टोकरी में 8 सेब एवं उसमें 6 सेब और डाल दिए गए, अब टोकरी में कितने सेब हैं? तो ये कहना चाह रहे हैं भाई कि एक टोकरी में 8 सेब है, उसमें 6 और डाल दिए गए। तो ये 8 + 6 14 नहीं करवा रहे भैया, ये क्या हो रहा है? तो ये हो रहा है समुच्चयन। क्या हो रहा है? समुच्चयन। अगर हम ऐसा प्रश्न पूछ लेता एक टोकरी में 8 सेब हैं और उसी 8 सेबों की कीमत में वृद्धि कर दी गई, तो ये हो जाता संवर्धन। क्या हो जाता? संवर्धन हो जाता। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों गणित पेडागोजी से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत। ज्ञानात्मक, ऑप्शन बी भावात्मक, ऑप्शन सी मानस चालक, ऑप्शन डी ये सब। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी भास्कराचार्य, ऑप्शन सी महावीराचार्य, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। तो गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा महावीराचार्य है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है महावीराचार्य। क्वेश्चन नंबर 3 एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या होता है? ऑप्शन ए प्रश्नोत्तरी के उत्तर देने की तकनीक में, ऑप्शन बी कहता है ज्यादातर किताबों को याद करना, ऑप्शन बी बहुत जल्दी सवालों को हल करना, ऑप्शन डी सभी स्टार्टअप को लागू करना और संबंधित स्थापित करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। सिद्धांत में किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? ऑप्शन ए प्रतिरूप पैटर्न का, ऑप्शन बी कोण का, ऑप्शन सी समिति का, ऑप्शन डी चौपड़ का। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है कोण का प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं होता। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है गणित से डरने और इसमें शामिल होने के लिए निम्नलिखित में से किस एक कारण पर विचार नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए कक्ष का अनुभव, ऑप्शन बी कहता है ऐतिहासिक संकेत, ऑप्शन डी कहता है गणित की संरचना, ऑप्शन डी कहता है लैंगिक भेद। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है लैंगिक भेद। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है लैंगिक भेद। क्वेश्चन नंबर 6 है प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां क्या मदद करती हैं? ऑप्शन ए कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को अध्ययन में, ऑप्शन बी छात्रों को मनोरंजन प्रदान करने में, ऑप्शन सी समस्या राशन के कौशलों को देखने में, और ऑप्शन डी कहता समस्या को हल करने के लिए आवेदन करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है समस्या को हल करने के लिए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर है। यदि एक शिक्षा पूर्णांकों, विभिन्नताओं और दशमलव सीमाओं पर चारों तरफ से संविधान सभा के संकल्पनों को पूरा करने में सक्षम है तो वह कौन सी स्तर में है? ऑप्शन ए अभाज्य स्थिति में, ऑप्शन बी उपादान स्थिति में, ऑप्शन सी संक्रियात्मक अस्तित्व में, ऑप्शन डी परिमाणात्मक स्थिति में। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन नंबर है 8 और 8 का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संक्रियात्मक अस्तित्व में। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए घटकों का परिचय संदर्भों द्वारा दिया जाना चाहिए, ऑप्शन बी इसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे अभ्यास किया जा सके, ऑप्शन सी वह आकर्षक और रंगीन होना चाहिए, ऑप्शन डी वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है।
एक बच्चा जिस अवस्था में विभिन्न संप्रत्यय का वर्णन करने में सक्षम है, तो वह अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए आभाज्य अवस्था, ऑप्शन बी संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी प्रारंभिक अवस्था, ऑप्शन डी परिमाणात्मक अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संक्रियात्मक अवस्था है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। कक्षा 3 में गुणन की इकाई में विद्यमान मूल संकल्पना क्या है? ऑप्शन ए दो संख्या, संख्या से दो संख्या, संख्या से गुणा करना, ऑप्शन बी गुणन के गुणधर्म, क्रम गुण एवं समूह गुण, ऑप्शन सी गुणन पर आधारित शब्द समस्या, ऑप्शन डी 3 अंकीय वारंटियों को 10 से गुणा करना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुणन के गुणधर्म, क्रम गुण एवं समूह गुण। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12वां क्वेश्चन कहता है यानी कि विभिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से 5 अलग अलग चीजों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न क्या संकेत देता है? ऑप्शन ए उच्च स्तर के विचार, ऑप्शन बी विश्लेषणात्मक सोच को, ऑप्शन सी त्रिविमीय आकाशीय सोच को, ऑप्शन डी निम्न स्तर को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है निम्न स्तर को देखें, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, 13वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। उच्च क्रमिक प्रोत्साहन कौशल हॉट्स पर आधारित प्रश्न क्या मांग करते हैं? ऑप्शन ए एल्गोरिथम के ज्ञान की, ऑप्शन बी स्मारक और संरचना के ज्ञान की, ऑप्शन सी कुछ सीमा तक अभ्यास प्रयास और ज्ञान की, ऑप्शन डी सच्चा प्रमाणिक प्रमाणिक के ज्ञान की। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। प्रिया प्रश्न पूछने में बहुबोधिकता की अधिकता किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए प्रिय प्रश्न पूछने में जो प्रिय प्रश्न होते हैं उनको बहुबोधिकता की अधिकता क्या किस प्रकार होती है? ऑप्शन ए ये बुद्धि भाषा है, ऑप्शन बी तारक बुद्धि, ऑप्शन सी अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, ऑप्शन डी कहता है मनोगत्यात्मक बुद्धि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है तार्किक बुद्धि, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर तार्किक बुद्धि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। एल्गोरिथम बच्चों में विकसित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए रटना, ऑप्शन बी सूत्र, ऑप्शन सी तर्क की समझ, ऑप्शन डी ज्ञान। तो रटना नहीं किया जा सकता, ऑप्शन ए करेक्ट है रटना। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अमूर्तता, विशिष्टता एवं सहसंबंध किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन डी गणित। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गणित के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी स्क्रीन पर है। बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे कब विकसित होती है? ऑप्शन ए विशिष्टीकरण से, ऑप्शन बी मूर्त से अमूर्त, ऑप्शन सी भाईचारा से, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है मूर्त से अमूर्त, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 है। गणित की पाठ्य पुस्तक के लिए अंग्रेजी की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन ए मालिक का, ऑप्शन बी सिद्धांत की क्रमबद्धता, ऑप्शन सी अर्थशास्त्री को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, ऑप्शन डी बहुत से, यानी कि बहुत सभी। तो सभी के लिए होती है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बहुत सारे। आइए क्वेश्चन नंबर अगला 19वां क्वेश्चन है। गणित ज्ञान का निश्चित और ठोस आधार होता है, ये कथन गणित की प्रकृति किस ओर ले जाती है? ऑप्शन ए कठिन की ओर, ऑप्शन बी अलंकृत, ऑप्शन सी तार्किक, ऑप्शन डी आलोचनात्मक। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है तार्किकता की ओर ले जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर तार्किकता। आइए अगला क्वेश्चन है। यूनिट योजना के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी हार्वर्ड, ऑप्शन सी जॉन डीवी, ऑप्शन डी विलियम किलपेट्रिक। तो कौन है? हार्वर्ड साहब हैं, यानी कि इकाई प्रति योजना के प्रतिपादक, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी धार्मिक, ऑप्शन डी मानसिक। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है ये मानसिक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है मानसिक। आइए अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है। गणित विज्ञान क्या है? ऑप्शन ए स्थान का, ऑप्शन बी शिक्षा का, ऑप्शन सी गणना का, ऑप्शन डी मानव जीवन का। तो गणित विज्ञान जो है वो गणना का है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। वैश्विक स्तर पर सफलता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए सरकार पर, ऑप्शन बी समाज पर, ऑप्शन सी परिवार पर, ऑप्शन डी शिक्षक पर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है ये शिक्षक पर निर्भर करती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन है। वंचितों द्वारा रोकी जा सकती है, ऑप्शन ए शिक्षा के द्वारा, ऑप्शन बी
विद्यार्थियों को दंडित करके, ऑप्शन सी मिठाई देने वाला, ऑप्शन डी कहता है अविश्वास या माता पिता से संपर्क करके। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है अविश्वास या माता पिता से संपर्क करके, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 25, गणित की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए सजावटी, ऑप्शन बी तार्किक, ऑप्शन सी मुश्किल, ऑप्शन डी सामान्य के लिए नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है ये तार्किक होती है, ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है तार्किक। क्वेश्चन नंबर है 26 आपकी स्क्रीन पर है। 20वीं सदी के 20वीं सदी के स्विस भारतीय राज्य प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी श्रीधराचार्य, ऑप्शन सी श्रीनिवास रामानुजन, ऑप्शन डी ऋषि चंद्र। तो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ये श्रीनिवास रामानुजन थे, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 27, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की मान्यता 2020 के अनुसार कोचिंग में गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए समग्र बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की शिक्षा, ऑप्शन बी संख्यात्मक कौशलों का विकास, ऑप्शन सी बीजगणित पढ़ना, ऑप्शन डी परिकलन व मापना। तो क्वेश्चन नंबर 27 तो ये हो जाएगा संख्यात्मक कौशलों का विकास, ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 28, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की मान्यता 2022 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर प्रतिबंध और संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण किस उद्देश्य को पूरा करता है? ऑप्शन ए गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य पूरा करना, ऑप्शन बी बच्चे की शिक्षा प्रक्रिया के गणित के उद्देश्य को पूरा किया जाता है, ऑप्शन सी महत्वपूर्ण गणित शिक्षण का उद्देश्य पूरा होता है, ऑप्शन डी गणित शिक्षण का उद्देश्य पूरा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है गणित शिक्षण का उद्देश्य पूरा होता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है 29, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की मान्यता 2020 में गणित की व्याख्या का क्या संकेत है? ऑप्शन ए मजदूरों को हल करना, ऑप्शन बी गणित के खेल का सृजन, ऑप्शन सी हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, ऑप्शन डी एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो ये गणित की व्याख्या क्या है? तो ये एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 30, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की मान्यता 2020 किस पर बल है? ऑप्शन ए गणित लिपि शिक्षार्थियों को पढ़ाओगे, ऑप्शन बी गणित में सफलता हर बच्चे के लिए जरूरी है, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों की तार्किक एवं योग्यता के लिए सबसे पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, ऑप्शन डी गणित के लिए उपलब्धि निम्नतम पाठ्यचर्या अलग अलग प्रकार से होगी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गणित में सफलता हर बच्चे के लिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं, मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं? ऑप्शन ए व्यवकलित जमा है, ऑप्शन बी व्यवकलित घटा है, ऑप्शन सी तुलनात्मक जमा है, ऑप्शन डी तुलनात्मक घटा है। तो मेरे से ज्यादा है तो इसका मतलब तुलनात्मक जमा है, ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट आंसर है तुलनात्मक जमा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? ऑप्शन ए परिकलन में निपुणता की क्षमता, ऑप्शन बी विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता, ऑप्शन 3 गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, ऑप्शन 4 गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैन हिले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करती हैं वह है? ऑप्शन ए ज्यामितीय चिंतन, ऑप्शन बी भिन्न, ऑप्शन सी संख्या की संकल्पना, ऑप्शन डी स्थानीय मान। तो वैन हिले ने क्या बताया था? ज्यामितीय चिंतन के बारे में बताया था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? ऑप्शन ए चित्रांकन करना, पीछे से हल करना या रट लेना, ऑप्शन बी कंठस्थ करना, अनुमान लगाकर परीक्षण करना, चित्रांकन करना, ऑप्शन 3 प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना, ऑप्शन 4 विवेचन करना, चर का प्रयोग और प्रतिरूप देखना। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले विवेचन करेंगे फिर चर का प्रयोग करेंगे उसके बाद प्रतिरूप देखेंगे। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए? ऑप्शन ए योग, ऑप्शन बी व्यवकलन, ऑप्शन 3 कहता है स्थानीय मान, ऑप्शन 4 गुणा। तो किसका होना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्थानीय मान की जानकारी जरूरी होनी चाहिए, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है स्थानीय मान। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? ऑप्शन ए क्यूजनर छड़ें, ऑप्शन बी गिनतारा, ऑप्शन सी जियो बोर्ड, ऑप्शन 4 संख्या चार्ट। तो क्या होना चाहिए? तो उनके लिए होनी चाहिए क्यूजनेयर छड़ें, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्यूजनेयर छड़ें। आइए अगला क्वेश्चन है,
गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। ऑप्शन दो, गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। ऑप्शन तीन, गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। ऑप्शन चार, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है गणित प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन चार करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का योग क्रम सूचक भाव में हुआ है? ऑप्शन ए, इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। ऑप्शन बी, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूं। ऑप्शन 3 कहता है इस घर में 3 कमरे हैं। ऑप्शन 4, प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। तो मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूं। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, योजना। ऑप्शन 2 कहता है मार्गदर्शन। ऑप्शन 3 कहता है शिक्षण। ऑप्शन 4 कहता है बजट बनाना। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर है बजट बनाना। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बजट बनाना। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए, चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना। ऑप्शन बी, संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। ऑप्शन 3, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। ऑप्शन 4, मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना। तो त्रिविम समझ की बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, 11वां को 2 दशमलव वाली संख्याओं का गुणन जैसे कि 0.3 गुणा 0.2 बराबर होता है 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है? ऑप्शन ए, संख्या चार्ट। ऑप्शन बी, ग्राफ पेपर। ऑप्शन 3, डाइंस ब्लॉक। ऑप्शन 4, टेलर का गिनतारा। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राफ पेपर की आवश्यकता होगी। ऑप्शन 2 करेक्ट है, ग्राफ पेपर। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम है। ऑप्शन ए, गणितीय संकल्पना में कठोरता देने वाला होना चाहिए। ऑप्शन 2, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। ऑप्शन 3, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। ऑप्शन 4, कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर है छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। ऑप्शन 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन 1, छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना। ऑप्शन 2, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। ऑप्शन 3, एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग। ऑप्शन 4, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 कहता है उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं है। ऑप्शन 2 कहता है उनकी गणित में संचारण निपुणता निकृष्ट है। ऑप्शन 3 कहता है उन्हें विधिवत गणित सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह उनके काम नहीं आएगा। ऑप्शन 4 कहता है उनके पास मौखिक गणितीय परंपरा और ज्ञान की प्रचुरता है। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर है उनके पास मौखिक गणितीय परंपरा और ज्ञान की प्रचुरता है। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। इसको इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है? ऑप्शन ए, वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत हैं। ऑप्शन 2, वे अध्यापिका का उसकी कक्षाओं की आयोजना तैयार करने में मार्गदर्शन कर सकती हैं। ऑप्शन 3, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। ऑप्शन 4, वे अधिगम का हिस्सा हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर है उन्हें अनदेखा करना चाहिए। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों गणित विषय से संबंधित जो पेडागोजी का जो क्वेश्चन है, जो 45 प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।